बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जामशोरो हैदराबाद आज इस हाल में मुनक़िद किया जा रहा है और काफ़ी मेहमान जो आ चुके हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मैं बाकायदा इस सेमिनार के आगाज़ के लिए बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस बाकायदा ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर सेनेटर शाइसी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ओपनिंग किया जाए। हमारे काबिल एहतराम मरकज़ी सदर सेनेटर एमएल वली खान साहब, आए हुए गेस्ट, हमारे बहुत ही नहायत ही मोतबर काबिल कदर काबिल एहतराम रज़ा रबानी साहब, कादर मक्सी साहब, बाकी जितने सामीन जो लोग आए हुए, हमारे बलूचिस्तान के सदर असगर खान, हमारे सहाबी अज़रा, हमारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में मेरे लिए तो एक नई तारीख जो हैदराबाद में ये प्रोग्राम रखा, बादशाहान अमन कॉन्फ्रेंस। बादशाहान बाबा को मैंने खुद नहीं देखा, हमने वली खान बाबा तक देखा था, लेकिन ऐसे लोग जो बादशाहान बाबा के साथ फोर्थ जनरेशन, वो जिस तरह से बादशाहान वली खान, अस्पनियार वली और आज एमल वली, मेरी ये खुदा गवाह है। और शायद आप सब ने सुना होगा कि हम बरमला कहते हैं कि सिंधियों का है, अल्लाह इनके बच्चों का नसीब करे। हम हक़ रोज़गार के लिए आए हुए, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक यहाँ रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, मेहनत करते हैं। इसकी भी बहुत बड़े वजूहात है, वो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे सूबे में साल के 12 महीने आग लगा रहता है। जहाँ आग होता है वहाँ से सांप, बिच्छू, इंसान, जानवर सब निकलते हैं। लिहाजा हम अगर सूबे से निकले हुए तो वो भी पाकिस्तान के उन गलत पॉलिसियों की वजह से जिसमें आज सब सफ़र कर रहा है। मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि एहतरामी इंसानियत ख़त्म हुआ, सोशल मीडिया की एक ऐसी नासूर इस मुल्क पे आया हुआ है कि बड़े से बड़े लोग अपनी इज्जत महफूज रखने की दुआएं मांग रहे हैं। इस सोशल मीडिया की गलत इस्तेमाल की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। यूथ, हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे बाप को कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, और ये भी हकीकत है कि हमें लैपटॉप चलाना और फ़ोन सही करना नहीं आता, वो भी हम अपने बच्चे को दे दें कि इसको सही कर दे। इस गुनाहगू हालात में मेरे सामने बादशाह खान बाबा, वली खान बाबा का वो फलसफा जो भाईचारे, अमन, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती का, उस ज़माने में जहाँ पे कन्वेंस गाड़ी नहीं मिलते थे, आज हम जब आ रहे थे तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं कोई पिकनिक पे जा रहा हूँ। 8-10 बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ, उस ज़माने से आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले दादू में, सक्कर में इधर आना, रोडों का हालत, सुजुकी कार, कद काबत वली खान बाबा का बेटा हुआ सुजुकी कार में, यहाँ पे आके GMC से दूसरे ऐसे मोतबर लोगों से और उनसे मिलते हैं, उनको प्रचार और उनसे दर्स ये भाईचारे का, प्यार का। मैं आज यहाँ जितने भी लोग आए हुए आपके तवज्जो से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा रुल गया, हमारी कौम ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, हम आज भी हालात जंग में है। हम ये चाहते हैं कि जो नज़रिया, जो सोच बादशाह खान बाबा का था, उसी को फॉलो करते हुए
ये जो बादशाहान अमन कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में रखा, और यहाँ पे हमने कराची से भी लोगों को तकलीफ देकर रखे और अल्लाह उसको खुश रखे, उन्होंने हमारी इज्जत रखी, हमें इज्जत अफजाई दी कि वो यहाँ पे आ गए। इसका एक मेन मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि अवाम खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। खुशहाली किस में आएगी? खुशहाली नफरत से नहीं आएगी, मोहब्बत से आएगी, भाईचारे से आएगी। हम ये समझते हैं कि आज इस हैदराबाद के धरती से, जहाँ हैदराबाद ट्रिब्यूनल जिसमें वली खान साहब उनके दोस्तों के साथ कैद सोबत के तकलीफ़ें उठाई थी, आज उसकी याद में सिर्फ और सिर्फ अमन की बात, भाईचारे की बात, मोहब्बत की बात समझने की कोशिश करते हैं। आपसे भी ये अपील करूँगा कि आप भी ऐसे ही मौजू पे इस पर आ जाए और इस अमन की बात करें कि आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को एक भाइयों वाला, दोस्तों वाला, मोहब्बत वाला शहर, सूबा और मुल्क बना दें। आज बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस में अपने एक बहुत पुराने साथी, हमारे डीएसएफ के साथी, हमारे जेल के साथी प्रोफेसर इमदाद चांडियों साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो आए और आज इस अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें आगाही दे। गए तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। आज के इस महफिल में मैं खुशामदीद कहूँगा अहमद वली खान साहब को, जो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं। शाही सैयद साहब और यूनुस बुनेरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और अपने जो ख्यालात हैं वो आपके सामने बयान करने के लिए। आज आप सिंध की सरजमीन और उस धरती पे आए हैं जिसको भी माजी में फरंगी के खिलाफ, इसी जहाँ पे हम इस बैठे हैं यहाँ से बिल्कुल करीब म्यानी का वो मैदान है जहाँ सिंध के जो गुयूर होशू जर्नेल था उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है मरसूं सिंध देशों की लड़ाई की थी और उसमें अपनी जाम शहादत नोश किया था। और आज ये जो बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस है वो भी हमारे ऐसे ही बड़े सगीर के और इस खित्ते के एक बड़े हीरो बादशाह खान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इंसानों की बराबरी के लिए, समाजी इस्लाह के लिए, और न सिर्फ पश्तूनों बल्कि पूरे खित्ते में जो मजलूम अक़वाम थी उनके हुकूक के लिए एक जिद्दोजहद की बुनियादें डाली। तो आज हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और मुझे वो बात याद आती है बादशाह खान की, जब अफ़गानिस्तान में पहले जब रशियन जो इंटरफेरेंस हुआ था उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि ये लड़ाई अफ़गानिस्तान की लड़ाई पश्तूनों की लड़ाई नहीं, ये जो है सुपर पावर्स की लड़ाई है। और ये जो बड़ी ताकतों के मुनाक़शे में जो अमन तबाह हो रहा है इसमें खून पश्तूनों का बह रहा है। लेकिन हमने देखा कि वही जो खून था सिर्फ पश्तूनों का नहीं बहा, इस मुल्क के अंदर उस दहशतगर्दी ने और उस जंग के नतीजे में यहाँ सिंध के लोगों का, बेगुनाह लोगों का भी खून बहा, और पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दों का एक तरह से जो राज भी कायम हुआ इस मुल्क में वो भी हमारे सामने रहा। तो आज हमें, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो लोग अंग्रेज़ों से लड़े थे, जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद के
एक सरवान थे, रहनुमा थे। जब ये मुल्क बना तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाचा खान से लेकर जीएम सैयद तक और जीएम सैयद से लेकर बलोच रहनुमाओं तक जो इस मुल्क के हकीकी तौर पर फरंगी और साम्राज्यत के खिलाफ लड़ने वाली कुव्वतें थीं, उन मुल्क जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस पे ऐसी ऐसी कुव्वतें काबिज हुई और बालादस्त हो गई कि ये जो हमारे हीरो थे, जो हमारे असल में इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने एक बराबरी के लिए, कौमों के तशख़्ख़ुस के लिए और इंसानी बराबरी के लिए जो जदोजहद की थी, उन्हीं रहनुमाओं को कैद किया। तो और आज हम देखते हैं कि आज भी इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है और बदअमनी है और नाइंसाफ़ी है, वो हमें हर जगह नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि बाचा खान का जो पैगाम है उसको न सिर्फ पश्तूनों में बल्कि उसको तमाम अक़वाम जो हैं वो उनमें उस फैलाने की ज़रूरत है। और बाचा खान के साथ साथ जो हमारी दूसरी कौमें हैं वो भी अपनी अपनी सरजमीन पे अपने हुकूक के लिए, बलूचिस्तान आज भी अपने हुकूक के लिए लड़ भी रहा है, मर भी रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर भी जो है वो अपने हुकूक के लिए लड़ने की आज भी तड़प मौजूद है। हम समझते हैं कि ये मुल्क एक विफाक के तौर पर तभी कायम और दायम रह सकता है जब इस मुल्क के अंदर जो अक़वाम हैं उनके दरमियान इंसाफ होगा, उनके दरमियान बराबरी होगी और ये जो जबर और इस्तेसाल का जो निज़ाम है और जो दूसरों की धरती और सरजमीन पर कब्जा करने की जो सोच है और अमन तबाह करने की जो सोच है, इस सोच के खिलाफ एक मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत है। सिंध के हमारे रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जब भी हमारी इस सरजमीन पे मुश्किल वक्त आता है तो हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे कौमी रहनुमा हैं, कौम परस्त रहनुमा हैं, तरक्की पसंद रहनुमा हैं, जमहूरियत पसंद रहनुमा हैं, वो सिंध की सरजमीन और उसके वजूद की बका के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है और मुस्तकबिल में भी उठाते रहेंगे। मैं एक बार फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ बाचा खान को और बाचा खान का तसलसल जो है वो आज एमल वली खान है। हम उनसे ये उम्मीद और यकीन रखते हैं कि उसी फ़लसफ़े को जो अदम तशद्दुद का है, जो इंसानों की बराबरी का फ़लसफ़ा है, उसको लेकर आप चलेंगे आगे और आप जो है वो पश्तूनों के अलावा दूसरी तरफ भी देखेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत पुराने साथी जेसिन मास के दोस्त खालिक जुनेजो साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो आए और हमें अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी आगाही दी। ANP के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अमन कॉन्फ्रेंस में मुझे दावत दी। अमन कॉन्फ्रेंस जो कि बादशाह खान के नाम से है और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है क्योंकि मेरा लीडर इनको अपना लीडर कहता था। मेरा लीडर जीएम सैयद वो इनको लीडर कहता था, तो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, उन्होंने मुझे मौका दिया, मेहरबानी। आमतौर पर तो तारीख़ में ये लिखा जाता है, या लोग भी यही बात करते हैं कि जो तलवारों के साथ, बंदूकों के साथ घोड़ों पे चढ़कर लोगों पे चढ़ाई करें और हज़ारों लोगों को कत्ल करें, उनको बहादुर कहा जाता है। लेकिन बहादुर असल वो है जो बंदूकों के सामने सीना तान कर खड़ा हो, बहादुरी वो है। और वो भी उस सूरत में जब आपको बंदूकें अवेलेबल हों लेकिन आप बंदूक न उठाएं और बंदूक वालों के सामने अदम तशद्दुद के ज़रिए मुकाबला करें, तो बहादुरी वही है जो बादशाह खान ने किया काम। और इसीलिए तारीख़ में आपको
बंदूकों वाले, चढ़ाई करने वाले, कत्लगर करने वाले बेशुमार मिलेंगे। लंबी कहानी मैं नाम लूँ तो कितनी देर लगेगी कि वो लगे, लेकिन अदम तशद्दुद के साथ उन जबर का मुकाबला करने वालों के नाम आपको तारीख में उंगलियों पे गिनने जैसे मिलेंगे। सुकरात का नाम मिलेगा, मार्टिन लूथर किंग का मिलेगा, हजरत ईसा का मिलेगा, महात्मा गांधी, गफ़ार खान, जेम्स सैद, इस तरह गिने चुने आपको नाम मिलेंगे, इसलिए कि ये मुश्किल काम है, ये हकीकी बहादुरी है। और अमन, ये हम सब जानते हैं कि अमन इंसाफ के बगैर नहीं होगा। अमन के लिए इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ और नाइंसाफ़ी की जंग से भी दुनिया भरी पड़ी है। उसकी मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ शक्ल रही है। मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की। वो जो मज़हब के नाम पर नाइंसाफ़ी थी उसके ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ली तफरीक के बुनियाद पर जो जुल्म था उसके ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद थी। साउथ अफ्रीका में भी नस्ली तफरीक के ख़िलाफ़ और कितनी ज़बरदस्त जदोजहद थी वो आप सब जानते हैं। इसी तरह एशिया अफ्रीका में मेनली वहाँ पे कौमी निजात, कौमी आज़ादी की जदोजहद हुई, साम्राज्य कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद हुई। लैटिन अमेरिका में भी पहले बाहर की ताकतों के ख़िलाफ़, यूरोपीय ताकतों के ख़िलाफ़ हुई, फिर डिक्टेटरशिप्स के ख़िलाफ़ हुई। यहाँ पे जिस खिते, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पे भी कई किस्म की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इंसाफ, अमन के लिए जदोजहद करने वाले लोगों को मुख्तलिफ महाज़ों पे लड़ना पड़ रहा है। जो लड़ रहे हैं, मज़हब इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भी लड़ाई करनी पड़ती है, वसाइल के हुकूक़ के लिए भी करनी पड़ती है। लेकिन मेन जो यहाँ पे तज़ाद है, जो नाइंसाफ़ी है, जिसके ख़िलाफ़ जदोजहद है, वो कौमी आज़ादी, कौमी निजात, कौमी शनाख्ती है, कौमी सवाल है मेन, जिस पर हक़ और नाहक़ के दरमियान जदोजहद चल रही है। ये तो कहने की ज़रूरी नहीं है कि 78 साल से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, बंगाली, ये हज़ारों बरसों से अपनी सरज़मीन पर अपनी शनाख्त, अपनी ज़बान के साथ, वसाइल के साथ मौजूद थे। तो उन्होंने इस मुल्क को बनाया। अब जिस तरह ये बना है वो भी एक कहानी है उसकी, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, मुख्तसर बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करना है। पख्तूनख्वा में जो सरहद था उस वक्त जब पाकिस्तान की बात हुई, बिल्कुल मुख्तसर पीछे नहीं जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे रेफरेंडम के लिए 2 ऑप्शन रखे गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो वहाँ के मुहब्बे वतन ने कहा कि तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी इसमें रखें आज़ादी का। वो उन्होंने नहीं रखा, तो उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, एक तरफा करके ख़त्म कर दिया। सिंध असेंबली जिसको कहा जाता है, उसने करारदाद पास की, वो बिल्कुल की, लेकिन उस पर भी सवाल है। 60 मेंबर थे उस वक्त असेंबली के इजलास में, वही उस वक्त के हुक्मरानों के जबर की वजह से सिर्फ 28 मेंबर थे, जिसमें से 24 की कंसेंट से वो करारदाद पास हुई। मेरा मतलब कहने का है, मुतनाद बलोचिस्तान की तो बात ही नहीं करें, कोटा म्यूनसिपलिटी से सिर्फ राय लेके उन्होंने कह दिया कि ये हो गई। तो इस नाजायजियों के बावजूद ये मुल्क बन गया। हमारे लीडरों ने कहा चलो ये अब बन गया है, ठीक है, इसको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो कराची में
GM सैयद की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस होती है। बादशाह खान, GM सैयद, अब्दुल समद अचकज़ई और दूसरे सीनियर लीडर वहाँ जमा हुए और पाकिस्तान पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से जमात बनाई। कहा कि जो हुआ वो हुआ, अब इस मुल्क को नए सिरे से चलाते हैं, लेकिन वो अमन और इंसाफ के साथ होगा। और उसमें वही चीज़ें कही गईं जो 40 की करारदाद में कही गई थी, जो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान उसकी बुनियाद पर बना है, इसीलिए वो उसको हुक्मरान हर साल करारदाद पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। यार इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, मुझे कहें तो बात फिर कैसे होगी। लेकिन ये मुल्क बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में चला है। अगर ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान करारदाद लाहौर की बुनियाद पर बना है, तो उसमें क्लियर कहा गया है कि इस मुल्क को बनाने वाली जो कौमी वहदतें हैं वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगी, ये करारदाद में लिखा हुआ है। लेकिन ये चला बिल्कुल उलट है। और अमली तौर पर ये प्रोग्राम पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं जो 40 की करारदाद का है, वो फेडरेशन का नहीं है, वो कन्फेडरेशन का प्रोग्राम है। लेकिन मुल्क बना तो कहा गया कि इसको फेडरेशन के तौर पर चलाते हैं। हमारे लीडरों ने कबूल किया, ठीक है फेडरेशन पे चलाओ, लेकिन वो अभी एक बदतरीन किस्म की मरकजियत पसंद हुकूमत, आमिरियत पसंद हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये मुल्क। तो अब सवाल, अब लोग दोस्त कह भी रहे हैं मुख्तसर करें, लेकिन कुछ तो बात करनी होगी। अमली सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम बिल्कुल एक कॉलोनी बने हुए हैं। कॉलोनी यही होती है कि जिसके अवाम को अपने फैसले करने का अख्तियार न हो, दूसरे उसके फैसले करें। मेरे वसाइल के बारे में दूसरी जगह फैसले हो रहे हैं, मेरा उन पर इख्तियार नहीं है, मेरे वसाइल पर। मेरी ज़बान मुझे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरे दरिया का पानी उस पर दूसरे करें। अभी पंजाब की वज़ीर आला ने कहा कि हम कैनाल बनाने पे अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर जो वसाइल में तेल गैस सिंध से निकलता है, बलूचिस्तान से निकलता है, पख्तूनख्वा बिजली पैदा करता है, फिर वो भी उनकी मिल्कियत होनी चाहिए ना, उनका मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। लेकिन नहीं है, इख्तियार इस्लामाबाद और लाहौर का है, जो ये वाज़ेह पैगाम देता है कि इन इलाकों को जिन्होंने ये मुल्क बनाया था वो अब कॉलोनी की तरह उनको चलाया जा रहा है। मिनरल्स के बेचने के बड़े माहदे हो रहे हैं, वो तो यहाँ बलूचिस्तान के हैं, यहाँ पख्तूनख्वा के हैं, यहाँ कुछ सिंध में है, लेकिन फैसले उसके कहाँ हो रहे हैं आप सबको पता है। लिहाजा ये हम इस मुल्क में, कम से कम मैं अपनी बात सिंध की करता हूँ कि सिंध को फतह नहीं किया गया था। सिंध इसी माहदे 40 की करारदाद के तहत शामिल हुआ है, माहदे के तहत, जिसमें मैंने कहा कि ये कहा गया था कि सिंध आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी अपने फैसले करने में। तो अब यहाँ तक जब बात पहुँची है तो हम अब यही मुतालबा भी समझें, जदोजहद भी समझें कि अब यहाँ मामलात उसी माहदे के तहत चलने चाहिए और चलेंगे जिस बुनियाद पर ये मुल्क बना और जिसकी बुनियाद पर हम इसमें शामिल हुए थे। हम ग़ुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, हम अमन वाले लोग हैं, तो हम दुनिया की कौमों के साथ बिल्कुल मिलके चलना चाहते हैं। इंसान ज़ात की भलाई हमारा मकसद है, लेकिन मिलके चलेंगे आज़ादी और बराबरी की बुनियाद पर, ग़ुलामी की बुनियाद पर नहीं। तो अब हमारी जदोजहद और महकूम कौमों की जदोजहद की जो जदोजहद है अपने हुकूक के लिए, मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसें जो आज़ादी के अलम बरदारों के नाम पर हो रही हैं और यहाँ पर महकूम कौमों के लोगों को आके बात करते हैं,
ये उस जदोजहद में आगे बढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में, तावन पैदा करने में हमारे लिए मददगार होंगी। एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी तहरीक से अब्दुल कादिर रांटो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। न गंवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार घर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रह यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमान हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। हम आपको पता नहीं किन किन को याद होगा, शाही सैयद साहब ने कहा कि मैंने बाचा खान को नहीं देखा था। मुझे याद है, मेरी खुशनसीबी है कि 76 में जब रसूल बख्श पलियो साहब जेल से आज़ाद हुए थे तो कराची में बाचा खान साहब ने पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। पलियो साहब ने कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप तकलीफ न करें, आप जहां ठहरे हुए हूं मैं वहां आ जाऊंगा। बाचा खान ने कहा नहीं, मैं आपसे आपके घर पर आकर मिलना चाहता हूं। और वो आए। उस दिन मैं वहां मौजूद था। और जब बाचा खान वफात पा गए, हम एएनपी में थे। जब एएनपी बनी, वो कराची में हाकिम अली जरदारी साहब का बंगला था, वहां पर बनी थी। जो तासीसी कन्वेंशन हुआ था उसमें मैं मौजूद था। पहला जलसा जो नश्तर पार्क पर हुआ था एएनपी का, उसमें भी मैं मौजूद था। और जब वफात पा गए बाचा खान साहब, तो रसूल बख्श पलियो साहब की क़यादत में सैकड़ों सिंधी कारकुन जो उस वक्त एएनपी में थे, मुझ समेत, हम जनाजे में शरीक थे। और जलालाबाद भी मैं गया था। और तदफीन के दौरान पार्किंग में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हुए थे। वो मैंने अपने आंखों से देखा था। जब एएनपी थी, पहले प्रेसिडेंट खान अब्दुल वली खान बने, सीनियर नायब सदर शहीद मोहम्मद फाजिल राहू बने थे, जो अवामी तहरीक से था। आपको हैरत होगी कि जब शहीद मोहम्मद फाजिल राहू शहीद हुए, उस वक्त वो एएनपी के सीनियर नायब सदर थे। सीनियर नायब सदर के हैसियत से उसने शहादत पाई। और जब दूसरा कन्वेंशन हुआ तो उसमें रसूल बख्श पलियो साहब सेक्रेटरी जनरल बने एएनपी के। वो दौर याद करते हैं तो रश्क आता है कि सिंध में सिंधियों और पश्तूनों की कैसे हम आहंगी थी, कैसी बिरादरी थी, कैसी मोहब्बत थी, कैसा तावन था। मुझे यहाँ सारे लोग नहीं जानते, जो मेरे जानने वाले थे
लाला अफजल खान, हाजी अदील, बशीर खान बलोर, हाजी गुलाम अहमद बलोर, उनको खुदा साथ दे अभी भी है। बाकी अफजल खान तो वफात पा गए, बशीर खान बलोर भी वफात पा गए। तो मेरे भाइयों, बाचा खान का जो पैगाम है वो पूरी न फकत पश्तूनों के लिए है, पूरे पाकिस्तान के मजलूम कौमों के और अमन के ख्वाहिशमंदों के लिए है और पूरे पाकिस्तान के लिए है। जब पलियो साहब एएनपी के सेक्रेटरी जनरल थे, तब आज के मुल्क के प्रेसिडेंट के वालिद साहब हाकिम अली जरदारी साहब सिंध के सदर थे अवामी नेशनल पार्टी के। तो मेरे भाइयों, हम सिंधी खुश नसीब हैं। सिंध अमन की सरजमीन है। हम खुश नसीब हैं। शायद ये दुनिया की मुनफरद कौम है जिसने अपनी पूरी 5000 साला तारीख में कभी भी किसी दूसरी कौम पर हमला नहीं किया। हमने सैकड़ों हमले बर्दाश्त किए, यूनानियों के हमले बर्दाश्त किए, मुकाबला किया, अरगूनों के मुकाबले किए, तरखानों के मुकाबले किए, यूनानियों के मुकाबले किए, अंग्रेजों के मुकाबले किए और अपने वतन का दुफा किया। आज भी हम मौजूद हैं, जिंदा हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं कि अपने वतन को और अपनी कौम को हम बचा सके। हम खतरे में हैं। हम बहुत ही, हमारी कौम बहुत ही खतरे में है। ऐसे के मुल्क लेवल के इत्तेहाद की जरूरत है, जैसा कि पूनम था। पूनम जिसका बानी उस वक्त के एएनपी के प्रेसिडेंट अजमल खटक खान साहब थे। बाद में वो तो निकल गए, लेकिन वो एक मजलूमों कौमों के हुकूक के लिए जदोजहद करने वाला इत्तेहाद था। आज पूरे पाकिस्तान में बदअमनी है, दहशतगर्दी है। हमारे यहाँ सिंध में तो कत्ल किया जाता है। परसों भी उमरकोट में एक नौजवान को ज़बह किया गया है। यहाँ खवातीन को ज़बह किया जाता है। यहाँ तो एक खूनरेजी का दौरा है। लोगों को उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी, जो कि कई बार वो सदमे भी खा चुकी है और कई बार इक़्तिदार भी हासिल कर चुकी है, वो अपने तजर्बात से सीखेगी और कौमों के हुकूक के लिए कोई फाल किरदार, कोई असरायता किरदार अता करेगी। मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ चेहरे बदलते हैं। हुकूमतें बदलने से कौमों को कोई फायदा नहीं मिलता। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों के शमाओं की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे
तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरे जुल्फों की चांदी बरसती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां कदम। लब पे हरफे गजल, दिल में कंदीले गम, उनका गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है अगर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्ल गाहों में सब जा मिले। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाह के काफिले। जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए। शुक्रिया। रियाज अली चांडियो साहब, जीएसएन मास। लेकिन सर प्लीज जरा तमाम जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम सैयद, जिए बाचा खान। मैं एएनपी के दोस्तों का मशकूर हूं कि उन दोस्तों ने मुझे दावत दी, और मादरत खा भी हूं पश्तून दोस्तों से और सिंधी दोस्तों से कि मैं उर्दू में तकरीर करता हूं, इस वजह से कि पश्तो जिसे अंग्रेज तो कहते थे कि ये जहन्नम की जबान है, और आज पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधियों, पख्तून और बलोचों की जबान को इस्लाम और मुल्क दुश्मनों की जबान कहते हैं। मजबूरी है उर्दू में बात करता हूं। खान बाचा खान अदम तशद्दुद के अलमबरदार और बरे सगीर और साउथ एशिया के वो अजीम रहनुमा थे, जिनके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को अदम तशद्दुद की राह पे चलाना इतना मुश्किल नहीं है, पख्तूनों को अदम तशद्दुद की राह पे चलाना ये मोजज़ा और करामत है जो बाचा खान ने की है। तो मुझे खुशी है और मैं आपको खुशामदेद कहता हूं कि आप सिंध आए हैं। एएनपी की पॉलिसियों से इख्तलाफ है और हमने ऐलान किया था कि एएनपी के किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, मगर बाचा खान का नाम, उसकी अजीम जदोजहद और हमारे रहबर जनाब साईं जीएम सईद के साथ जो उनका मुश्तरका रिश्ता और मुश्तरका जदोजहद थी, उस अजीम जदोजहद के तसल्सल को सामने रख के हम यहां हाजिर हुए। मैंने जब बाचा खान यहां तशरीफ लाए थे, वो जज्बाती मनाजिर देखे थे जब साईं जीएम सैयद और बाचा खान साहब एक दूसरे से मिले थे। तो मेरे रहबर ने कहा था कि बाचा खान साहब आप हमारे रहबर हो, तो बाचा खान ने कहा था कि साईं जीएम सैयद तुम मेरे रहबर हो। तो वो रिश्ता, वो ताल्लुकात जो हमारे थे, उस नजर और उस जद्दोजहद को खराज पेश करने के लिए कि बाचा खान ने जद्दोजहद की थी कि मुश्तरका हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा करके हमें फतेह किया था, और उस कब्जे और यलगार के खिलाफ यहां लड़ने वालों में जो अंग्रेज बर्बरियत के सामने हुए, उसमें पख्तून थे, सिंधी थे और बलोच थे। और ये तारीखी हवाले से हमारे लिए एजाज की बात है कि हम साईं जीएम सैयद और बाचा खान और नवाब खैर बख्श मरी के पैरोकार हैं, और फख्र करते हैं कि हम उस जदोजहद और सियासत के पैरोकार और वारिस हैं। कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कैसे बना, किसने बनाया, बंगालियों और सिंधियों की असेंबलियों ने तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लाहौर रेजोल्यूशन को, लाहौर रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं था,
वो रेजोल्यूशन लाहौर रेजोल्यूशन था, जिसमें कौमों, बराबरी का वफाक और नेशनल स्टेट्स उनका तस्वर था। मगर बंगालियों और सिंधियों की असेंबली पे तो यह है कि उनने कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हैं, मगर पख्तूनों ने 21 जून 1947 में बाचा खान ने बन्नू रेजोल्यूशन लाया था कि पख्तूनों को आजाद वतन चाहिए, नहीं हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, नहीं पाकिस्तान का हिस्सा। बड़े सगीर के कौमों के सामने अंग्रेज 2 प्रपोजल लाए थे। वो तारीख के भीगे हुए सरकारी दलाल कहते हैं कि साईं जीएम सैयद और बाचा खान ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया था। साईं जीएम सैयद ने लाहौर रेजोल्यूशन के तसलसल से, और बाचा खान ने तो आजादी का रेजोल्यूशन, बन्नू रेजोल्यूशन लाया था, जिसका इनकार करते हुए जना और अंग्रेजों ने डॉक्टर खान की हुकूमत को खत्म करके और डबल बैरल खान, वो पख्तूनों के सामने बंदूक लाए थे, खान कयूम खान की बंदूक, जिसे भुट्टो कहता था डबल बैरल, वो जना लाया था डबल बैरल, क्योंकि जना के सामने जमहूरियत, कौमों की आजादी, बराबरी का वफाक और इंसानी हुकूक का तस्वर जना के सामने नहीं था। जना के पास सामने मजबूत मरकजियत का वो तस्वर था कि जना ने इनकार किया था कि बंगालियों की कौमी जबान बंगाली नहीं, और जना ने कहा था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान होगी। तो जना इनकार वतन और कौमों के वजूद का इनकारी था। वो तसलसल पंजाबी अब तक ला रहे हैं, और वो तसलसल आज भी पाकिस्तान में बराबरी की जमहूरियत, बराबरी का वफाक, इंसानी हुकूक की आजादी, आजाद पार्लियामेंट और आजाद सियासत और आजाद अदलिया आज भी पंजाबियों को पसंद नहीं है। पंजाबियों को जब हम जमहूरियत और कौमों की वजूद की बात करते हैं तो पंजाबियों के हाथ हथियारों पे जाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम गद्दार हो। हाँ, हम गद्दार हैं इसलिए कि हम कहते हैं कि पख्तून उनका तारीखी वतन है। हम इनकार करते हैं तुम्हारे जबर का, और हम कहते हैं कि सिंधियों का वतन है, वो हजारों सालों पे मुहीद है। और मुझे फख्र है कि मेरी कौम ने कभी इंसानी कत्लेआम नहीं किया, किसी के वतनों पे कब्जा नहीं किया, किसी बर्बरियत का सिंधी हिस्सा नहीं बने। और मैं पख्तून क़यादत का एहतराम करते हुए ये अर्ज रख रहा हूं इस अमन कॉन्फ्रेंस को कि मौजूद मेहमानों के सामने और मेजबानों के सामने कि खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा ने कहा था कि मुझे मुगलों के लश्कर से मेरी कब्र दूर रखना, इस वजह से कि वो कातिल और रहजनों के लश्कर की धूल मेरी कब्र पे न पड़े। हम उस फिक्र के पैरोकार हैं। हम बाचा खान के 1947 और 21 जून के रेजोल्यूशन और उसकी अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। अभी उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है कि कौमों का न फकत वजूदों का इकरार किया जाए और उनकी आजादी और उनके तारीखी वतनों का एहतराम किया जाए। हम पख्तून वतन का एहतराम करते हैं। तारीख के हादसे में अफगानिस्तान को इस्लामाबाद ने मलिया मेड करके मट्टी का दड़ा बना दिया था, और उस मट्टी के पहाड़ों से निकलकर वो लोग तारीख के हादसे के तौर पर सिंध में आए थे। जनरल जिया और जनरल हमीद गुल से लेकर पंजाबी जर्नलों ने उन्हें सिंध धकेल दिया था। मगर अब महफूज अफगानिस्तान और आजाद अफगानिस्तान कायम है। अफगानी वहां चले जाएं। महफूज और आजाद और खुशहाल अफगानिस्तान साउथ एशिया के अमन और तरक्की की जमानत है। अफगानों का वो आजाद और खुद मुख्तियार वतन हम सबके लिए काबिल एहतराम है। मगर आज भी पख्तून इलाकों में
बंदूक चल रही और पख्तूनों को पुरअमन तरीके से अपनी सरजमीन पर रहना नहीं दिया जा रहा है। आज भी सिंध पे यलगार और कब्जा है और उस कब्जे की डिजाइन आसिफ जरदारी की भयानक सूरत है, जिस माफिया को इस्लामाबाद ने डिजाइन करके सिंधियों पे मुसल्लित किया है। ये जबर है, सिंधी उस जबर का सामना कर रहे हैं जिसकी नुमाइंदगी बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कर रहे हैं। और मैं पख्तून क़यादत के सामने यह भी अर्ज रखूंगा कि हमारे और आपके तारीखी रिश्ते हैं। यह मुल्क आलमी साम्राज्य की एजेंडा के बुनियाद पे बना था। आज भी पंजाबी लश्कर, जब रंजीत सिंह का लश्कर था तो पख्तून वतन महफूज नहीं था। लाहौर का लश्कर पेशावर और वजीरिस्तान तक कब्जे के लिए जाता था। रंजीत सिंह का लश्कर वो राजनपुर में आकर बैठा था शिकारपुर और सिंध पे हमला करने के लिए। आज भी पंजाबियों का लश्कर है, वो पख्तूनों, बलोचों और सिंधियों को अपनी जमीन पे इज्जत, वकार और आजादी के साथ रहने नहीं दे रहा। उसमें मेरी गुजारिश होगी कि पख्तून बहैसियत कौम हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पख्तूनों का वोट वो धीर, पेशावर और बन्नू में होना चाहिए। यहां वो मुआशी मजबूरियों के सबब आए हैं। 73 का आइन गुलामी का दस्तावेज है। अगर कोई कहता है कि 73 का आइन मुझे हक देता है कि मैं कराची और हैदराबाद में और सक्खर और कोठरी में आकर धरती का मालिक बनूं, तो 73 का आइन जबर का आइन है, हमें कबूल नहीं। एहतराम है कौमों के रिश्तों का और तारीखी जबर के खिलाफ लड़ने का। वो लड़ने का दर्स जो हमें बाचा खान ने दिया था, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के रहनुमा और हमारे लिए इंस्पायरेशन का सोर्स है। हमें वो सियासती तरक्की और इज्जत नसीब कर सकती है जो बाचा खान और साईं जीएम सईद की मेहरबानी जिए से। मैं डॉक्टर कादर मकसी साहब निहायती मशकूर हूँ कि वो आए हैं। सिंध तरकस पसंद पार्टी डॉक्टर कादर मकसी साहब की वाय और हमें आगाही। महकूमों की जदोजहद, महकूम कौमों की जदोजहद। मैं आपका मशकूर हूँ कि बाचा खान अमन कॉन्फ्रेंस में आपने हमें दावत दी, अपने एहसासात और जज्बात के इज़हार के लिए हमें मदऊ किया। मैं आपका मशकूर हूँ। दोस्तों, साथियों, बाचा खान की जदोजहद तकरीबन 1 सदी पर मुहित है। 100 साल हो गए और 100 साला जदोजहद में जो मैं समझता हूँ, उन्होंने एक अजीम रास्ता लिया अदम तशद्दुद का, अहिंसा का। क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो जदोजहद चल रही थी, बहुत से लोगों के ख्याल थे कि बंदूक लेकर हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। अंग्रेज़ तादाद में कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को किराए पे लिया हुआ था। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल था कि हम बंदूक लेकर भगा देंगे। लेकिन गांधी जी ने जो अदम तशद्दुद का रास्ता लिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, लेकिन अपनी अंदरूनी ताकत जो है, इंसानी अमाल जो हैं, इंसान की साबित कदमी जो है, उस जज्बे से हम खड़े होंगे, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का इनकार करेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल भगाएंगे। तारीख़ ने ये तय किया कि वो इंसानी अज़म और इरादा, अटल इरादा था, वो फातेह हुआ और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। बाचा खान की सियासी तरबियत और उनकी रहबरी भी उसी फ़लसफ़े और फ़िक्र के तहत गांधी जी की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुश्तरका जदोजहद पे रही। और फिर पाकिस्तान में वजूद के आने के बाद मेरी नज़र में जो उनकी 2-4 बड़े काम हैं, एक उन्होंने दूर दराज इलाकों में पश्तूनों को मुंज़म किया,
कि पहाड़ों पे एक गांव इधर तो दूसरा 50 मील पे, तीसरा 10 मील पे, उन सारे पश्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने मुंज़म किया, उन्हें तबलीग की कि वो तालीम की तरफ राग़िब हो जाएं। आज भी अगर पाकिस्तान में देखा जाएगा तो मयारी तालीम जो है वो पश्तूनख्वा में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सारे इलाकों से बहुत बेहतर पोजीशन में है। लोगों ने तालीम हासिल की, ये खान बाचा खान का बुनियादी काम था जिस वजह से हुआ। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पश्तूनों को अपनी गुर्बत और कम वसाइल की वजह से, तब अभी तेल, कोयले, गैस और ये रेयर अर्थ मिनरल्स ये नहीं पैदा हुए थे। इंसान अपनी ज़मीन उगाता था, मेहनत करता था, कुदार चलाता था। उस ज़माने में उन्होंने मेहनत का जो दर्स दिया अपने लोगों को कि आप अगर बूट पॉलिश करना पड़े तो आप इसमें अपने आप को कमतर न समझें। अगर ट्रक पे चढ़कर आपको बोरी कंधों पे लादनी पड़े, आप इसमें अपनी कमजोरी या कमतर ना समझें। तो ये मेहनत का जो उन्होंने दर्स डाला पश्तूनों में, तो माशाल्लाह आज सारे पाकिस्तान में बगैर किसी फर्क के हर आदमी ये कहता है कि पश्तून मेहनत कश आदमी है, पश्तून मेहनत करता है और मेहनत कर कर रोजी कमाता है। ये उसके अफकार का एक सिलसिला था। और दूसरा ये था कि उन्होंने हमेशा गुलामी की मुखालफत की। उन्होंने कभी न गुलाम रहने को पसंद किया और न ही गुलाम बनकर मरने को तरजीह दी। उनका ख्याल था कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ाद और बावकर तरीके से जिंदा रहना है। आज़ाद हो और गुलाम हो, किसी जागीरदार, किसी वडेरे, किसी खान, किसी चौधरी का, तो वो भी गुलामी की शिक्ल है। तो इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ाद रहकर कब्र में जाने की ज़रूरत है। और बाचा खान ने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर वो कर दिखाया। और उसके बाद उन्होंने सादगी का सबक दिया कि इंसान जितना सादा ज़िंदगी इख्तियार कर सकता है, वो मसले और मसाइलों से बचा रहेगा। वो खदर का कपड़ा पहनते थे। उस जमाने में गांधी जी ने ऐलान किया था कि ये फरंगी के कोट वगैरह उतार दो, तो लोगों ने हैंडलूम्स पे अपने कपड़े बनाए, खुद कपड़े बनाते थे, खुद पहनते थे। तो वो खदर पे उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। ये तो अमल वली बताएंगे कि वो एक जोड़ा रखते थे या 2 जोड़े रखते थे, लेकिन ये किताबों में है कि वो एक जोड़ा खुद धोते थे फिर वो पहनते थे। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की। और हमारे आंखों का मुशाहिदा है कि जब वो किसी के मेहमान बने तो अगर 2-4 डिशेस खाने की, कोई मुर्गी, कोई गोश्त, कोई दाल, कोई रखे, तो वहां बाचा खान खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे कि एक चीज या दाल रखें या गोश्त रखें या चावल रखें, ये 10 ताम जो आपने रखे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेजबान जिद करता था वो उठ खड़े होते थे और मजबूरन मेजबान को वो सारी चीजें हटाकर एक चीज खान साहब को पेश करनी होती थी। तो ये उनके किरदार की एक मजबूती और साबित कदमी थी। और अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ये होता था कि गुलाम आदमी रेलवे में सबसे बड़ी सवारी, तब बसें ये ट्रक अपनी नहीं थी, पश्तूनों की रेल होती थी। तो उन्होंने गांधी जी जो पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, बारेट लॉ, वो साउथ अफ्रीका गए और कोट सूट पहन के वो पहले दर्जे की ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने उसे गले से पकड़ के बाहर फेंका कि तुम गुलाम हो, तुम कैसे इस रेल में सफर कर सकते हो। फिर गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो खान गफ्फार ने
ये तय कर लिया कि अब हमें इन हुक्मरानों की क्लासों में नहीं बैठना है। वो पाकिस्तान बनने के बाद भी इतनी कमजोर और ज़ईफ हालत में भी वो रेलवे के तीसरे दर्जे की बोगी में सफर करते थे। तो ये इंसान के किरदार और साबित कदमी का एक अजीम कारनामा है और वो खान बाचा खान इसका एक मजमुआ थे जो हमेशा अपने नस्लों के लिए इंस्पिरेशन पैदा करते हैं, उत्साह पैदा करते हैं और अपने कौमी हकूक़ के लिए शऊर पैदा करके लोगों को अमल के लिए तैयार करते हैं। बाकी इस मुल्क में मजमूई तौर पर जो जमहूरी हलचल है, कौमों की अपनी मुश्तरका जदोजहद, एक ज़माना था कि हम पश्तून, बलोच और सिंधी, किसी हद तक सराइकी भी अपने आप को इस मुल्क में महकूम मानते थे और महकूम समझते थे। पंजाब को हमने हमेशा बालादस्त तबकों का तरफदार, हिमायती और अपने हर दौर के आमिर के गले का बगल बच्चा समझा। इसके लिए हम जो महकूम कौमें थी पाकिस्तान में, इनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, मुश्तरका मफादात थे। एक तो मुश्तरका मफादात जो खान गफ्फार खान ने सिखाया कि हर कौम का अपना अपना मादरे वतन है। सिंधियों का मादरे वतन है, उसके साइल वसाइल के माल की इख्तियार सिंध के पास होनी चाहिए। पश्तूनख्वा के वसाइल वो पश्तूनों के बच्चों की मिल्कियत है, बलोचों के साइल वसाइल वो बलोचों की मिल्कियत है, और सराइकी जो है वो पंजाब के पेट में हड़प किया गया है। अगर कभी मौका मिले तो वो सराइकी कौम नमोदार हो तो सराइकी भी महकूम कौमों की हैसियत में कंधे कंधे से मिलाकर खड़ी हो सके। ये हमारी मुश्तरका जदोजहद थी। लेकिन साम्राज्य चालों की वजह से और साम्राज्य कारंदों की वजह से, उनके जबर, तशद्दुद और लालच और बहुत सारे मसाइल की वजह से, वो जो 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में हमारी जो मजबूत तरीन अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पास बहस नहीं होते थे, हमारे पास सिर्फ सियासी एजेंडा होती थी। हमें पता होता था कि ये पश्तून जो मेरे साथ बैठा है उसके एहसास, जज्बात क्या हैं, हम बगैर के एक दूसरे की बात समझ सकते थे। हमने मुश्तरका जदोजहदें की, मुश्तरका जेल काटे, जनरल जिया के मुश्तरका कोड़े खाए। तो हम उस सारे जबर का मुकाबला करते हुए अपने एहसासात और जज्बात को जारी रखते हुए इंसानी आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारे दरमियान वो हमआहंगी नहीं है जो मैं समझता हूँ कि एमल वली साहब की क़यादत में फिर ये दौर वापस आएगा। क्योंकि अफगानिस्तान में इनकलाब सौर के बाद जब हम सब महकूम कौमों का मुश्तरका फैसला था कि अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत खत्म हो, रूस चला जाए, अमेरिका चला जाए, अफगान लोगों को अपने मुकद्दर का फैसला करने का इख्तियार मिलना चाहिए और अफगान लोग अपने वतन में वापस जाएं। ये हम सब ज़ोमा का और कौमों का मुश्तरका फैसला था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुदाखलत 5 दायां मुकम्मल रही हैं और अभी भी जारी है। तो उस हवाले से ये जो हमारे पाकिस्तान में सियासत आ गई कि हर पश्तून जो है वो पश्तून कहलाने के बजाय अफगानिया के स्लोगन के नीचे आ गया है। कहते हैं कि हम अफगान हैं, आपकी पहचान यकीनन अफगान होगी, लेकिन पाकिस्तान में हम पश्तूनख्वा, सिंध, बलोच और पंजाब ये पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। हमारी अपनी अपनी कौमी इकाइयाँ और अपने अपने
वहदतें हैं और जाग्राफिकल हदूद के हम मालिक हैं, तो इसी थोड़े बहुत एतराज की वजह से वो गलत फहमी जो है वो खींच के हमें अलग करके खड़ा कर दिया है। और दुश्मन समझते हैं कि हमने कौमों को लड़ा दिया, अब बलोच पहाड़ों पे अकेले अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं। पश्तून वहां कभी मजहबी इंतहा पसंदी के शिकार होकर, और मैं एएनपी के साथियों को फख्र करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने जिस तरह इस मजहबी इंतहा पसंदी की मुकाबला किया पश्तूनख्वा में, ये झुके नहीं, कमजोर नहीं हुए। अपने इनके अकाबरीन और रहनुमा बिलोर का सारा खानदान, एमल वली का खानदान, वो खुदकश हमलों से महफूज नहीं बच रहा। उन असफंदियार वली पे खुदकश हमले हुए। इन्होंने बहुत कुर्बानी दी, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, लेकिन इन्होंने जमहूरी और वो कौमी जो फलसफा था खान बाचा खान का, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, वो कुर्बान नहीं होने दिया। इसके लिए आप फख्र के लायक हैं। तो हम कहते हैं कि अब जो मौजूदा पाकिस्तान है, मौजूदा पाकिस्तान में हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा, हमें किस तरह रहना होगा। और ये खान बाचा खान का सारी चीजों से जो मजबूत एक फलसफा है कि उन्होंने हर पश्तून को कॉम्प्रस बना दिया। पश्तून कम्युनिस्ट होगा, वो भी पश्तूनख्वा के बुनियादी हकों के लिए जदोजहद करता है। पश्तून मुल्ला है, माफ करना मैं मौलवी मुल्ला का, मुझे उर्दू कम है, कमजोर है, कोई इसको वो न समझे कि पश्तून अगर मौलवी मुल्ला है तो वो भी, उसकी दिल भी पश्तून कौम के उस एहसास जज्बे के साथ धड़कती है। ये जो इंतहा पसंदी आई है मजहबी बुनियादों पे, जिनका व्यापार है, इंसानी खून का व्यापार है कि आप कितने लाश गिराएंगे, कितने लोगों को काटेंगे, आपको उतनी दौल मालत और सब कुछ मिलेगी। इसलिए वो सारे एहसासात, जज्बात, वो इंसानी कदरें समाज से खत्म हो गई हैं। उसके बावजूद भी एएनपी जैसी जमायतें, सेक्युलर, जमहूरी और कॉम्प्रस जमायतें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़े। आज ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को रीडिफाइन किया है। उन्होंने रीडिफाइन करके बता दिया कि हम आपके हुक्मरान हैं, आप हमारी राया हैं, अदालतें हमारी होंगी, जज हमारे होंगे, फौज हमारी होगी, और ये जो पार्लियामेंट है उस पर हमारा कब्जा और मर्जी रहेगी। आइन हमारी मर्जी से बैठेगा, सोएगा, खड़ा होगा, अमल करेगा। कानून जो हम जबान से कहेंगे वो मुल्क का कानून होगा। उन्होंने ये रीडिफाइन करके आपको रास्ता दे दिया है। अफसोस से कहना पड़ता है, जो माजी में जमायतें जिन्होंने आइन की पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए अपने अकाबरीन को कुर्बान किया, शहादतें पाई, आज वो सब उसी कतार में खड़े, इक़्तिदार की मस्ती में मगन खड़े हुए हैं। और ये मौजूदा जो लाइन बना, मेरी 3 मिनट की बातें हैं, तो ये मौजूदा जो लाइन बना के दे दी है, उस पे कतार में खड़े हैं कि भाई हमें भी अपने साथ शामिल करो, हम भी आपकी जी हुजूर के लिए तैयार हैं, आप हमें बताइए, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये अफसोस की बात है। तो इसके लिए जो हम लोग हैं, जो मुल्क और अपोजिशन जो है, बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, उनको भी इस मुल्क में लाने के लिए उन्हीं लोगों के सहारे की जरूरत है, और खिलाफत तहरीक अमीरुल मोमिनीन का निजाम लाने की जो जस्तजू है, ये न मेरा नारा है, न मेरा फलसफा है, न बाचा खान का फलसफा था। हम जमहूरी, आईनी और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं,
कौमों की बराबरी से इस पाकिस्तान की तश्कील नौ चाहते हैं, जिसमें बावकार तरीके से हम एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ चल सकें और एक एतमाद के साथ रिश्ता जोड़कर पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करें, जो कामयाब पाकिस्तान हो, जो जबर से आज़ाद हो, जो खुदकश हमलों से आज़ाद हो, जो मार्शलों से आज़ाद हो, जो इंसान को इंसानियों की फोकियत और गुलामी से आज़ाद करे। ऐसा मुआशरा हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसके लिए मौजूदा दौर की जो हुकूमती और अपोजिशन बेंचें हैं, उनसे अगर हटकर जो हम हकीकी अपोजिशन के लोग हैं वो हम मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे आगे बढ़ें और बादशाह खान के फलसफे पे इस पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारे आइंदा नस्लों के लिए न सिर्फ यादगार होगा, बल्कि ये मौजूदा जो खून और कष्ट और गारतगरी की जो बाजार है, इसको भी हम ख़त्म कर सकेंगे और पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। और इनका मैं तारुफ कराता चलूँ, सामिर हैदर जतोई ये पोता है उस तहरीक का जो पाकिस्तान बनने से पहले बाबा सिंध हैदर बख्श जतोई का पोता है और इस वक्त ये प्रेसिडेंट है सिंध हारी कमेटी का। बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस, बादशाह खान एक हलचल, एक तहरीक जिन्होंने अमन, जिन्होंने इल्म के लिए शऊर दिया। आज ना पार्लियामेंट आज़ाद है, ना सहाफ़त आज़ाद है, नई वकला आज़ाद है, तो इधर अमन कैसे आएगा? ये झूठी पार्लियामेंट, जो झूठे बदकिरदार हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद अमन तबाह किया है। जो अमन की बात करता है, जो हक की बात करता है, जिन्होंने हक की बात की, उनको तो इन्होंने गद्दार कहा। इन्होंने खैर बख्श मरी, बाबा सिंध कामिल, हैदर बख्श जतोई, बादशाह खान, इनको तो गद्दार का लक़ब दिया, जिन्होंने मुल्क बनाया, जिन्होंने इंसाफ की बात की, जिन्होंने हक की बात की और उन्होंने जो स्ट्रगल की। आज भी ये कौमें तब चल सकती हैं जब इधर कोई इत्तेहाद बने, जब पार्लियामेंट आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। अभी देखें ईमान मज़ारी ने हक की बात की है तो उनको भी सलाखों के पीछे डाल लें। कोई नौजवान हक की बात करता है, उनको भी जेलों में डाला जाता है। अपनी तरमीमें बना रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम, पीका एक, खुद ही तरमीमें बना रहे हैं। कुछ इंसाफ नहीं हो रहा। तब इंसाफ होगा जब अपन को एक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। जैसे इत्तेहाद, कामयाब इत्तेहाद बने तभी कामयाबी हो सकती है। इधर तो हमारे वसाइल, सिंधु दरिया, कभी सिंध की ज़मीनें, कभी धाड़ेल कल्चर, ये खुद हाथों से बनाया गया है। तो हम तो आज एनपी को सलाम पेश करते हैं। तो ऐसी अमन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें मेलाप होना चाहिए और हक और सच की बात की चाहिए। आज जो भी हक की बात कर रहा है और ये जो झूठा पार्लियामेंट बनाया, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी और एक मजबूत इत्तेहाद करना चाहिए सारी कौमों पे। बलोचिस्तान पे बलोचों के वसाइल छीने जा रहे हैं, सिंध पे सिंधियों के वसाइल छीने जा रहे हैं, पश्तूनों के वसाइल छीने जा रहे हैं। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट से जान नहीं छूटेगी और ये काले कानून खत्म नहीं होंगे, उस तक जद्दोजहद ये जारी रहेगी। बाबा सिंध कामिल हैदर बख्श जतोई का एक शेर लेके मैं जगह लूंगा। भरियो भल कैद खानन खे, कयो काबू जवानन खे, मारायो मेहरबानन खे, निहारियो नुक्तेदानन खे, छड़ियो काटे ज़बानन खे, हलायो कारखानन खे, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं जिस शख्सियत को अब दावत देने जा रहा हूँ, इनसे हमारे काबिरीन
और इनके काबिरीन का एक रिश्ता एक तवील अरसे से हैं। मैं जैन शाह सिंध यूनाइटेड पार्टी और वारिस से तुंजो सैयद, मुंजो सैयद, जेम्स सैयद। आज हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क के और इस इलाके के और दुनिया के 20वीं सदी के जो कायदीन हैं, जिन्होंने अपने नज़रियात, अपने किरदार और अमल से साबित किया कि वो विजनरी भी हैं, इंसान दोस्त भी हैं और कौल और फ़ैल में हम-आहंगी का एक मुजस्मा थे। साईं जीएम सैयद ने उनके लिए काफ़ी चीज़ें बोली हैं, लिखी हैं। मुझे मौका मिला था 2 साल पहले बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, उधर मैंने तफसीली बातें की थी। आज 2-4 मिनट में ख़त्म करते हैं, क्योंकि साईं जीएम सैयद उनके यकीनन दोस्त तो थे लेकिन मदाह भी थे और उनको कायद भी मानते थे। और उसका उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अपने किरदार का मुजस्मा, सादगी का पुतला, एक मिसाली कौमी कारकुन, अदम तशद्दुद की प्रचार करने वाले और वो बहादुर आदमी थे, आदमी हैं, उस वक्त हयात थे जब इन्होंने लिखा है, हयात हैं। ये वो बहादुर आदमी हैं जो ज़मीन नौ पे किसी ताकत से नहीं डरता। तो ये है साईं जीएम सैयद के अल्फाज उनके लिए। और उनकी जिद्दोजहद, आवाम की बेहतरी, महकूमी से निजात और कौमी तशख़्ख़ुस की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौल व फ़ैल की हम-आहंगी से ऐसे गुजारी और सादगी से ऐसे गुजारी जिस पे काफ़ी दोस्त पहले भी बोल के गए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन हमने जो देखी चीज़ें, ये जो कह रहे थे दोस्त हमारे कि पता नहीं कितने जोड़े पहनते, हमने उनको खुद धोते हुए देखा सन में। और साईं जीएम सैयद से उनकी जो मुलाकातें हुई और दूसरे हस्पताल में, वो उस पर भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनके उसूल ये थे कि साईं जीएम सैयद ने कहा, सलाम किया, फिर कहा कि भाई बादशाह खान आप आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपकी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। वो अस्पताल में थे, तो कहा कि कुछ देर के बाद कहा कि अब मुसीबत में कैसे जान छुड़ाएं। उस वक्त 38 साल हुए थे या कितने हुए थे, तो साईं ने कहा कैसे जान छुड़ाएं इनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसूल की बात है, जान तो छुड़ाएंगे लेकिन पहले जो खाया है उसका हिसाब दें। तो उसूल पर इतने थे कि किसी चीज़ पे भी यानी छोड़ने का या हिसाब किताब से दूर नहीं थे। उनकी सियासत, क्योंकि उनकी बात आज कर रहे हैं और उनको लेके चलना है सियासत को, तो एक बड़ी अमानत है जिसमें अपने किरदार, अपनी बेलौस जद्दोजहद जो ज़ाती नफ़े पे ना हो और उसूलों पे हो, वतन दोस्ती पे हो और मुफाहमत और मसलियत जैसे अल्फाज उनके लिए मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल करना ही गलत और बेसूद होगा। एक मर्तबा, ये मैंने बार बार कहता हूँ, असफंदियार वली का इंटरव्यू आया था कि उन्होंने कहा कि सर आप मफाहमत में जा रहे हैं, अभी नहीं, इट वाज अबाउट 15 years बैक, मफाहमत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मफाहमत वाली सियासत दुरुस्त नहीं होती। मफाहमत और बेगैरती में इतनी बारीक धार होती है
जो मफाहमत में घुसते हैं उनको पता नहीं चलता किस वक्त वो पास करके चले गए। तो इस मुल्क में जो आज हमारे मसाइल हैं, इनमें अगर हम खुद देखें कि जिस पे दोस्त पहले भी बात करके गए हैं काफ़ी, कि डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक की ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। अथॉरिटेरियन रूल अमलन है, भले हम जो भी कहें कि पार्लियामानी सिस्टम है वो है, लेकिन जिस तरफ जा रहा है कि ये एक नुमाया मसला है जो पाकिस्तान के लिए है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मफाहमत या मसलियत में उसकी तरफ चली जा रही हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीमें होती जा रही हैं ये सारी उसकी तरफ जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता जा रहा है और अथॉरिटेरियन रूल मजबूत होता जा रहा है। तो इस मफाहमत में जाना मेरा ख्याल है कि हमारे लिए हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ साल पहले, हम इनको सुनते हैं, इनके मदाह हैं, आंसू बहाते हुए एक वोट दिया था कहा था कि मैं आंसू बहाते हुए, यानी लफ्ज बोला कि मैं वोट दे रहा हूं एक्सटेंशन का। तो आदमी को एक फैसला करना होता है जिंदगी में कि किस तरफ जाना है, किधर खड़ा होना है। ये हर आदमी पे आता है, ये खान गफ्फार खान पे भी आया था, ये जीएम सैयद पे भी आया था, ये जो भी उसूल परस्त सियासतदान होते हैं या जो भी होते हैं, ये एक लम्हा होता है, आप इधर जाते हो या उधर जाते हो। तो जिंदगी का फलसफा, उसूलों का फलसफा इस पे है, जो खड़े रहते हैं वो सदियों तक जीते हैं, जो मसलियत करते हैं वो 4 दिन की हुक्मरानी करते हैं। तो ये है जो हमने सीखा है। दूसरा, जो महज़ूब मुल्क हैं, जिस तरफ दुनिया गई है या चल रही है, जिसकी तरफ हमारी न्यू जनरेशन जाना चाहती है पिछली सदी से लेकर, जिनको हम यूरोप या अमेरिका या दूसरे जिन पे तरफ जाना चाहते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक और सॉफ्ट स्टेट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाली स्टेट्स हैं। लेकिन हम जो जा रहे हैं, दूसरा जो जा रहे हैं, वो ऐलानिया है कि सॉफ्ट स्टेट नहीं हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और अमलन सियासत पे पाबंदी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये मौका मिला है अमन कॉन्फ्रेंस, बादशाह खान की अमन कॉन्फ्रेंस करने का, लेकिन मैं अगले हफ्ते इधर करना चाहूं, जीएम सैयद अमन कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। ये अब्दुल खालिक जूने जो बैठा हुआ है, इसको प्रेस क्लब से धक्के दे के निकाल दिया गया, मना कर दिया गया, पिछले हफ्ते की बात है। इस हॉल के सामने हमने 28 अगस्त को जलसा रखा था, हमें नहीं करने दिया गया। 144 नाफिज है और वो सिलेक्टिव है, तो हम यानी बुनियादी डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट्स हैं वो हमें आज़ाद नहीं है। तो दूसरा ये कि हमें सिलेक्टिव चलना है और अथॉरिटेरियन रूल में चलना है, ऑटोक्रेसी में चलना है। फिर कभी कहते हैं मार्शल, तो यकीनन हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन कभी फिर कहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंशियल रूल। देखें, ये फेडरेशन है, फेडरेशन फेडरेटिंग यूनिट्स की है, और फेडरेटिंग यूनिट्स में यही पार्लियामानी सिस्टम आइडियल है जो चल रहा है, और इसमें ये बात करना मेरा ख्याल है कि बुनियादी फेडरेशन के तस्वुर के खिलाफ है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस जो मौजूदा पार्लियामानी सिस्टम है इसको ही बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन ये अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक जो बन गया है इन तरमीमों के साथ, 27 तरमीमों के बाद, ये इस हैसियत में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरा कि हमारे जो एक तो रूल, दूसरा ये कि इसमें जो 2023 में 3 मार्च को जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की आइन में तरमीम की गई, जिसको SIFC कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये अमलन फेडरेशन के तस्वुर के मावरा आइन है। तस्वुर पूरे रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं, एक अदर सेक्रेटेरिएट है, फैसले वो करेगी। तो वसाइल का कंट्रोल और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एक आदमी के इशारे पे चलने का, दूसरा जो जिस पे मैंने बात की, और तीसरा बुनियादी हुकूक, जलसा जुलूस और ये करना, ये हमारे लिए अभी ये सिंध में मुमकिन नहीं है। मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने बात रख रहा हूं। साईं जीएम सैयद की सालगिरह होती है, एएनपी के जो भी सीनियर वर्कर हैं सब पिछले 40 साल में गए होंगे किसी ना किसी सूरत में, जो हैदराबाद या कराची में रहते हैं। गफ्फार खान आए, असफंदियार वली भी आए, और आज ये एमएल को भी दावत इंशाल्लाह देंगे कि वो भी अगले साल अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी, हम पब्लिक नहीं आ सकती। वर्कर्स 2-4 दिन 8-10 दिन से गिरफ्तार होना शुरू होते हैं, बाकी वो समझते हैं कि ये हमारा मिशन है, हमें पहुंचना है। फिर वो रोड से आए, मोटरसाइकिल से आए, कश्ती से आए, लेकिन सब पहुंचते हैं। ये है जमहूरियत के हम एक दिन नहीं मना सकते। तो खुद देखें, इसमें ये हमारे लिए नहीं, हर कोई अपने ऊपर सोचे। इस किस्म की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। सब पार्टियों की तरफ से इलेक्शन सवालिया है कई दिहाइयों से। फिर कभी कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं, कैंगरू कोर्ट्स तो हैं, लेकिन ये इलेक्शंस जो हैं इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं, कोई क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, और उसकी बदतरीन शक्ल अभी भी हुई है। तो क्या ये काबिल कबूल है क्या? तो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, शफाफ इलेक्शंस होना, ये पाकिस्तान का अभी मसला हल नहीं हो सका। फेडरल सिस्टम में हमने अपने रिसोर्सेज सेंट्रलाइज किए हैं, और हम उन तरमीमों पे, SIFC पे साइन कर चुके हैं। माजरत से खाऊं, लेकिन ये चीजें सेंट्रलाइज होती जा रही हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी NFC से निकाल दी। NFC पे जो कवर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, उस पे सवालात उठा के तरमीमों की बात की जाती है। एक दूसरा NFC से को छोड़ के जो 239(4) है, जो सूबों को की बाउंड्री ऑल्टर करने की जो बात है, वो सूबों की 2/3 मेजॉरिटी के पास है। उसको छेड़ के नेशनल असेंबली को ये पावर देने की बात फेडरल मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी, कम से कम ये बुनियादी हमें जोग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ हो। डेमोक्रेसी जो हमें बात करने, जलसा करने और मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं है। मैंने आपके पीछे कहा कि आज अमन खान कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन अगर GM सैयद कल करेंगे तो हमें इजाज़त नहीं है। हमें इतनी इजाज़त है सियासत की। तो इस टाइप की जो पॉलिटिक्स है, तो कैद खाना महसूस होता है, और एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। अब इसमें से कैसे निकलें, क्योंकि अब मैं आपसे बात करता हूँ ये एक पैकेज है। गफ्फार खान एक ऐसा मिसाली किरदार है, जो एक पैकेज है जिसके लिए वो पूरा मुसल्लत होता है। उसके फायदे भी और उसके नुकसानात भी अगर आप समझें, किसी को वो अच्छे नहीं लगते थे तो वो भी अपनाने पड़ेंगे। और फिर उसूलों पे, क्योंकि वो विजनरी भी थे, तो उसूलों पे खड़े रहते थे। उसके लिए 3 दिहाइयों से ज्यादा कैद काट ली, लेकिन वो उधर से नहीं हटे। उन्होंने पार्टियां बनाई, दोस्तों ने बता दिया। पाकिस्तान बना, कायदीन सारे हयात थे। पाकिस्तान पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो कैसे करते थे भाई? हमारे बड़े खान गफ्फार खान है, GM सैयद उसके पीछे, दूसरे उसके पीछे। एतमाद क्या? डेमोक्रेटिक, सेकुलर, और जो है लोगों के इंसाफ, समाजी इंसाफ या अपने मुआशी बराबरी, ये था। 6 साल बंद कर दिया सबको ऐसे ही। तो कायदीन की ये पोजीशन है। तो साईं GM सैयद ने, आपको ये कर रहा हूं, तो और
उसी बुनियाद पे खड़े रहे। वो अगर आज़ादी पसंद थे अंग्रेज़ों के तो भी अपने उसूलों पे खड़े रहे, विजनरी थे और आखिर तक खड़े रहे। तो इसीलिए हमें खुद फैसला करना होगा, क्योंकि हमारी सियासत किसी हद तक साथ रही, फिर अलग भी रही है, तो उसमें हमें एतमाद है। लेकिन अगर रास्ता निकालेंगे तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक और वफाकी रियल सिस्टम, जिसमें उसकी वफाकी इकाइयाँ खुद मुख्तार हों, उसकी तरफ जाना है। और जो कवानीन बन रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं उनको आप वोट नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। इंशाल्लाह पूरे मुल्क को अच्छा करके चलाएंगे। जिस शख्सियत को अब दावत दे रहा हूँ वो मेरी बात को इंडोज भी करेंगे और तायीद भी करेंगे। ये ख़ुद भी कहते हैं कि मैं बादशाह खान का फॉलोअर हूँ, ख़ान अब्दुल वली ख़ान का शागिर्द हूँ और हमारे रहबरी तहरीक असफंदियार खान का साथी हूँ। तो मैं दावत देता हूँ शाह मोहम्मद शाह साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कि ये बात सही कह रहा, मैं सियासी कारकुन पुराना हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में मेरे 4 तालीक है। जेम से तो ज़ाहिर है वो तो उसका जद अमजद हो, वो तो मैं घर है। सियासी मेरी तरबियत और तालीम, मेरी तरबियत और तालीम 4 आदमियों के। एक है GM सैयद, क्योंकि वो उसी घर में परवरिश भी। दूसरा है ख़ान अब्दुल वली ख़ान। तीसरा है मीर गौस बख्श मिज़िंजो। इनके मैं सियासी कारकुना। वली ख़ान तो मेरा सियासी तारीख है। मैंने एक मरतबा कहा था वली ख़ान को कि सियासत हमने आपके पाँव के नीचे सीखी है। असफंद मेरा कोई रिश्ता और नहीं। असफंद और मैं तो भाई है दोनों। कभी कभार असफंद कहता है यार बात सुनो, शाही सैयद ये आपसे बात कर, कहते यार बात सुनो, अगर बाबा से कोई सिफारिश करनी फिर भी शाह मोहम्मद शाह को मेहनत करनी पड़ती, यार तुम बाबा को कुछ तो कहो, कुछ मसला मेरा हल करे। तो बात ये है कि अहमद भाई, मैं ज़रा कोई बड़ा भाषण नहीं दे रहा, तारीख में नहीं, तारीख को मेरे बच्चा है मेरा, आपको और जहन को सियासत का ठिकाना है, आपको और जहन को सियासत का ठिकाना। हम बूढ़े हो गए, असफर भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ा हो गया। तो मैं अर्ज़ करूं कि मेरे पश्तून भाइयों, अब मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बात बड़ी हो गई ना। बड़ी बात से क्यों अभी मैं आता हूँ, क्योंकि मैं एक बात करूँ। उस्मान जई से एक आदमी है, उस्मान जई, उस्मान से खान बहराम खान का बेटा, खान बहराम खान का बेटा, फ़ख्र अफ़गान खान अब्दुल गफ़ार खान, जो खुदा खुदमतगार के हैसियत से उस्मान से 4 सदा, अभी तो ज़िला है, अभी तो वली बाग है, लेकिन पहले तो उस्मान जई थी। उस्मान जई से एक आदमी उठता है, खुदा खुदमतगार बनाता है। उसके बाद वो पूरे बड़े सगीर में जब भी बात होती अमन की, मेरे भाईजान अमन के लिए भी जंग करनी पड़ती है। जब भी बात होती अमन की तो नाम एक ही आता है, इंडो पाक पूरे में एक नाम होता, वो नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान उर्फ बादशाह खान। जब भी अमन की, जब भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं तो बादशाह खान काबिल में होते, जलावतन होते। जब हिंदू मुस्लिम फसादात होते तो ज़रूरत पड़ते कौन अमन कायम करेगा, तो सारी दुनिया में इधर उधर से देखते कोई नहीं, एक ही बंदा है जिसके पास एक जोड़ा कपड़े का है, एक वो बुर्श भी नहीं रखता था, वो दान साफ करने का था, वो गठरी पहनता रखता था। मुझे पता है अपना जैन के दादी, मेरी भी दादी, तो वो बताती थी कि बादशाह खान जब हैदर मंजिल में ठहरता था, जब हैदर में ठहरता तो मैं कहती थी नौकरियों को कि भाई ऐसा करो कि बादशाह खान के कपड़े लाओ तो उनको धुलाई कर ले। बोले जनाब नहीं जी ये तो खुद धो रहा है। देखिए ये है बादशाह खान, अमन का नाम है। अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूर आपने अच्छी काम किया है, बच्चे आपने बिल्कुल, आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन बात यह है कि अमन के लिए मेरे ख्याल दुनिया में की ज़रूरत पड़ता है, उसका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। जब वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के काबिल से दिल्ली के एयरपोर्ट पर उठता तो कौन एयरपोर्ट पर खड़ा, मिसेस इंदिरा गांधी ऐसे करके खड़ी हो। जब ऐसा करता है तो पूरे हिंदुस्तान, कलकत्ते में, दिल्ली में, बॉम्बे में फसादात खत्म, क्योंकि अमन का पैगंबर आ गया। अमन का पैगंबर आ गया तो बस बात खत्म हो गई। मैं कहता कि मैं बादशाह खान के साथ मेरे मुख्तसर गपशप हुई,
वो कभी कभी काबिल हुए। एक मरतबा वो हमारा साथी था, मैं और अजमल साहब, मैं बातें ऐसे पश्तून भाई से कर रहा हूँ, मैं और अजमल साहब गए जलालाबाद आपका बाग है जहाँ उनकी दफन है, तो वहाँ जब गए तो वो हमारा चाचा अल्लाह खान थे वहाँ, उसने एक फ्रूट तोड़ा, कीनू मौसमी कहते हम, वो तोड़ा तो अपना कहा, अजमल साहब ने कहा शाह मोहम्मद शाह इसको रोको कि बादशाह खान का एक भी नहीं तोड़ा जा सकता इधर से। मैंने कहा अच्छा मैं रोकता, मैंने कहा चाचा लड़ बाबा बस कर और छड़े फ्रूट न कटे। बात है बादशाह खान ये नहीं कंजूस नहीं था, एक बाखलाक आदमी था। मुझे याद है बादशाह खान टाइम टेबल का पाबंद था। आप कह रहे थे डॉक्टर मक्सी साहब बात सुने, एक खाने का मसला नहीं, वो मैंने पूछा वली खान से, क्यों मैंने कहा वली खान का मेरा सियासी अता नहीं कह रहा है, मेरा उस्ताद है। वली खान को मैंने कहा खान साहब बात बताओ, क्यों मैं तो साथ रहा हूँ पूरी ज़िंदगी हिस्सा दे दिया पूरी पॉलिटिक्स इन लोगों के साथ। तो वली खान से मैंने कहा कि मसला बताओ क्या मसला है, कभी तकलीफ कभी हो? बोले यार तकलीफ एक दिन होती थी। मैंने कब? बोला यार देहरादून में मैं पढ़ता था तो जब हमें छुट्टी सारे बच्चे जो है बड़े खुश थे, हम वतन अपने घर जा रहे, एक मैं मायूस होता था। मैं कहा क्यों मायूस? मुझे पता था कि बाबा जो खुदाई खिदमत उठाएगा बोरे बिस्तर, अपना बिस्तर उठाओ और उठो चलो, अपने पानी के उठाओ पानी भी लो और चलो पैदल चलो, पूरे केपी के भी वो चलते थे। अभी जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा बेसिकल ये पश्तून वतन है, ये सही है, वो पश्तून वतन है। वो एक आदमी है गुलिस्तान से, ये नेशनल पार्टी की बात हो रही थी, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। ये जो नेशनल पार्टी है, नेशनल अवामी बात हुई, ANP में बात हुई, लेकिन पहली थी नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के बानी 4 आदमी है, एक है उस्मान दाई का खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है गुलिस्तान का समद खान चकरई, तीसरा है सिंध का GM से, चौथा है मीर गौस बख्श मिश्र। ये चार आदमी मिलके बनाई थे PNP, पाकिस्तान नेशनल पार्टी। जनाब रियाज साहब उस PNP में जेब में गया था जिसमें तुम्हारे वर्कर मेरे खिलाफ नारे लगाते, वो गफ्फार खान का तसल्लुत, वो GM सैयद का तसल्लुत था। बात सुनो, सियासत करो, इखलाक सीखो, सब लोग सियासत होता है, सियासत होती है। मैं 18वीं तरमीम के बारे कहता हूँ, मुझे पता 18वीं तरमीम किसने बनाई। 3 आदमी में उसमें काम है, अगर वो माने या न माने, एक तो मेरे साथ बैठा है ये रजा रबारी, अगर ये माने या न माने मैं कहूँगा कि वो उसको आके मानना पड़ेगा। एक का नाम था रजा रबारी है, एक का नाम है रजा रबारी, दूसरे का असफर यार वली, तीसरे का नाम मीर हासन खान जो अब इस जहान में नहीं। ये 3 आदमी ने मिलकर आइन में तरमीम की, इन्होंने की तरमीम की 18वां तरमीम, जिसका फल अभी अब हम खा रहे हैं। तरमीम करना आइन कोई सगा नहीं, आइन में तरमीम की जा सकती है, वक्त जरूर। फिर तो मैं अगर उसमें जाऊंगा तो बड़ा लंबा बहस हो जाएगा, फिर पूरी रात चलेगा। फिर तो मैं चैलेंज देता हूँ सबको, आए मेरे साथ आके बैठे कॉन्स्टिट्यूशन पर। मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, बाकी मैं कहता हूँ तरमीम ही नहीं हो रहे। GM सैयद साहब कौन कहता है 73 का हाइट कोई नेशनल पार्टी सेक्रेटरी थी या नहीं थी? 73 का काउंसिल 73 में जिसकी मेरी मुखालफत की थी स्टूडेंट के ज़माने में कौन था? खान अब्दुल वली खान, मीर गौस बख्श मिश्र, जो इन लोगों ने मिलके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिलके 73 का आइन बनाया। इसमें भी तरमीम हुई है, अभी भी तरमीम हो रही, कभी 18वीं, कभी 26वीं, कभी 27। हाँ, अपने हम वतन पर नहीं कोई समझौता करें, किसी वतन, जैसे हम सिंध वतन की तकसीम नहीं करेंगे। सिंध वतन है, पख्तून वतन है, पख्तूनख्वा अलग चीज़ है, KP की नहीं, इसका नाम है पख्तूनख्वा। एक जुनूब है, एक गुलिस्तान से लेके योब से लेके दूसरा पश्तून है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा में अभी भी मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ, अभी भी मेरा लीडर मियाँ नवाज शरीफ है। इसलिए कि मुझे खुद वली खान ने कहा, वली खान ने खुद कहा, पब्लिकली कहा था। वली खान ने कहा कि अगर बिजनियों ने कहा कि अगर किसी सरजमीन से अगर पाकिस्तान को जमहूरियत तब कायम होगी और छोटे सूबों को हुकूक तब मिलेंगे, अकाई को तब मिलेंगे जब पंजाब से का कोई माकूल किस्म का आदमी आएगा, माकूल किस्म का। जिसका वली खान ने कहा आ गया एक लड़का है, बच्चा है, उसका नाम नवाज शरीफ है। ये है या नहीं है? ये तारीख बताती है, जिसमें वली खान चुमी दे रहा अपना नवाज शरीफ को। बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
अभी बेकार नेशनल पार्टी में अगर आप कसवर गर्दी को भूल जाए तो फिर पूरे पंजाब को भूल जाओगे क्या? क्या मियाँ इफ्तिखार दीन को भूल जाओगे? क्या मियाँ इफ्तिखार दीन को भूल जाओगे? क्या फैज अमन को फैज भूल जाओगे? क्या आपने हबीब जाल को भी भूल जाओगे? नहीं, हम अमन चाहते, हम पाकिस्तान के अंदर रहेंगे लेकिन बराबरी के बुनियाद पर हुकूक के साथ। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी मुश्तरका वतन है। और बात बड़ी हो गई। बादशाह खान के साथ तो बहुत कुछ हुआ, जो शायद आपको जैन ने बताया। आपको पता है क्या हुआ? ये पीपल्स पार्टी बनी 1948 में, 1948 में। कहाँ बनी? मस्जिद खुरासान, हैदर मंजर के साथ की मस्जिद खुरासान, शाह खुरासान, बस मुख्तसर से कहूँ तो उसमें बनी था। पाकिस्तान की एक जमात बनी, उसका नाम था पीपल्स पार्टी, जिसका सरबराह था खान अब्दुल गफ्फार खान। साथ में था GM सैयद और गफ्फार खान ने जिन्ना साहब को खत लिखा कि हम आपसे मिलना चाहते, तो हम पाकिस्तान को बनाना चाहते। और इत्तेफाक से वो ताकूती कुव्वत उठ गई, उन्होंने झगड़ा करा दिया। फिर आखिर ऐसा हालत ख़राब हो गई। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है ML मेरे लीडर भी है, साथी भी है, लेकिन बात है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा तसलसल चलता रहेगा। अभी सिंध यूनाइटेड पार्टी का सरबराह सदर जैन है, लेकिन सरबराह जलाल महमूद शाह है। ये भी हमारा एक तसलसल है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये घर जो है, वली खान का घर, GM सैयद का घर, विजनियों का घर, अगर मिल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में कौमी जमहूरी रियासत कायम करेंगे। जो बादशाह खान ने कहा, जो GM सैयद ने कहा, इसको हम एक लिबरल कौमी जमहूरी रियासत बनाएंगे, सेक्युलर रियासत बनाएंगे, खुद मुख्तियार रियासत जो नॉन अलाइंड होगी। मेहरबानी, खुदा हाफिज। कहा गया कि आज इस मुल्क में अगर 1973 का आइन अपनी वापस अपनी शक्ल में आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, लेकिन कम से कम कानून साजी 18 अमेंडमेंट के हवाले से हो गई। और जैसे कहा गया कि सारा क्रेडिट 8 महीने या साल जिस पे काम हुआ था, तो उनकी सरबराही रज़ा रब्बानी साहब थे, उस्ताज़ों के उस्ताद, सियासी उस्ताद। मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब। शाही सैयद साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि बाचा खान अमन कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया। जहाँ तक अमन कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाचा खान की एक तवील और तारीखी जिद्दोजहद रही है, और ये जिद्दोजहद अमन के लिए, हकूक़ के लिए और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए उनकी जिद्दोजहद जारी और सारी रही। और हम आज अपने आप को उस जिद्दोजहद का और उन उसूलों का और उस सियासत का अमीन समझते हैं। मुझे इस बात का कभी एहसास है कि वक्त की किल्लत है, और अभी ML वली खान साहब ने भी आपसे खिताब करना है, लिहाजा मैं मुख्तसर अंदाज में 2 या 3 नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और वो ये है कि हम अमन की बात करते हैं,
हम बराबरी के हकूक की बात करते हैं, हम सूबों और इकाइयों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इस बात को सोचना होगा कि जिस डगर पे आज ये बहस को ले जाना चाह रहे हैं, उस डगर पे अमन मुल्क के अंदर कायम नहीं हो सकता। ये बात करना कि जो सूबाई खुद मुख्तारी आइन के तहत सूबों को दे दी गई है, उसका किसी तरीके से रोल बैक किया जाए और उसको वापस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। और अगर इस पे अमल करने की कोशिश की तो हमें इस बात को सोच लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, उसमें रोल बैक 18वीं तरमीम का या दी गई खुद सूबाई खुद मुख्तारी का गहरे बादल वफाक के ऊपर लेके आएगा। यह भी एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान एक वफाक है और उस वफाक की 4 इकाइयां हैं। आज फिर जो रियासत की पुरानी रविश और बातें रही, उनको एक बार फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है। कोई मिनिस्टर 16 सूबों की बात करता है, कोई मिनिस्टर 12 सूबों की बात करता है, तो हम ये बात बावर करवा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकाइयां मौजूद हैं वो ही नेचुरल इकाइयां हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकेगा। और आप इस बात को भूल रहे हैं कि सूबे की हदूद को चेंज करना, और आजकल एक नया शोशा शुरू किया गया कि कराची को वफाक के तहत दे दिया जाए। मैं ये बात बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और उसको किसी सूरत में भी सिंध से अलग नहीं होने दिया जाएगा। और ये बात बावर है कि सूबे की हदूद को बदलने के लिए आईनी तरमीम आर्टिकल 239 की जरूरत है और उसमें शिक 4 आर्टिकल 239 की ये बात कहती है कि वो जो सूबे की हदूद को बिल पास करता है उसको 2/3 की अक्सरियत सूबे की असेंबली की भी जरूरत होती है। तो ये बातें करने से पहले और वफाक को मजीद कमजोर करने से पहले ये सोचा जाए कि ये वक्त है जबकि तमाम तर सियासी कुव्वतों को और मुल्क के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ वहदतों को इस बात की ज़रूरत है कि वो इकट्ठे होके अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। मैं एक बार फिर शाही सैयद साहब का, ANP का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ की दावत दी। शुक्रिया।